मैंने पहली बार एक दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैं गहरी नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथों से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बजे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हैरान थी। मेरी बगल में लेटे मेरे पति अमित अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती है? कल ही तो अमित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू थी। मैं भी एक अमीर खानदान में ही। मेरे सास ससुर कब से मर चुके थे और जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज के साथ लव मैरिज की थी। हमने एक दूसरे से शादी के लिए पसंद किया था और वहीं हमारे फ़ोन पे अब बातें होती थी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसीलिए किसी को इस रिश्ते से ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात ही थी। उसी रात मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटे तक वह आवाज़ें गूंजती रही, क्योंकि यहाँ यह हवेली बनी हुई थी, वहाँ आसपास केवल जंगल था। गांव के 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी कि शहर में ही इन लोगों का एक बंगला बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे यहाँ पर। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडलों से सजा था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी देख कहते। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। न जाने कब सोचते सोचते फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह अमित की प्यारी सी मुस्कान लिए जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तानकर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो उठ चुका था। अमित बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वहीं पहनना। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले मुझे लगा कि रात वाली बात शायद मेरी कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। अमित कमरे में जा चुका था और कुछ लड़कियां मुझसे पूछने मेरे कमरे में आई थी कि मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गाँव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, अमित की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई। तेज़ धूप में मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई गई और अपने कमरे का एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। अमित से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरे दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और भी रस्मों रिवाज होते। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते। यही मेरे साथ भी
हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। और अमित मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, अमित बस जल्द ही दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल में आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अमित की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड से टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। अमित ने गांव में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है। यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए सो गई। रात को फिर मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और अमित को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा और कहा, अमित, किसी से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर अमित की नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अमित को नहीं आ रही थी। मैं हैरत से अमित की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ें तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? वह कहने लगा, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी। डर की वजह से मेरा अमित से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों के से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने अमित को शहर जाने की जिद की शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन में यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा है था जैसे कि मैं अभी अभी रो दूँगी। और अमित मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़रें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन सायों से कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे अमित की किसी भी बात को चैन नहीं मिल रहा था। मैं बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ ने अमित से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर अमित के चाय का हाथ से रह गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी की हमें गांव में दिल्ली भेजने का ख्याल आया। अमित ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। अमित ने बहुत ही मुश्किल से बड़ी बात कही। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ का काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खर्च करके खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और अमित की पैकिंग भी तो करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अमित को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि वह यहीं रहेगी? यह सुनकर मेरे दिल से धक्का सा लगा और मैं आश्चर्य से अमित की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया भाई। मेरे जेठ जी ने फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में अमित जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई कि अमित से पहले यह बात क्यों नहीं बताई उसने। यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया
था। कुछ देर बाद ही अमित कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था। हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बात बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही प्यार से बोला कि मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त यह चीखें की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है कुछ नहीं करेंगी, यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक रखना और रात को बहुत बाहर मत निकलना। अमित की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात में इस कमरे में नहीं सो सकती। अमित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई तुमसे कोई शिकायत न हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। अमित शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और मैं लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती तो वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसका चेहरे का रंग उड़ जाता। वह डर जाती और फिर न में सर हिलाते हुए लगती। कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी। मैंने उसके डर को यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसीलिए उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से न करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर मालूम भी तो हो क्या है सारा माजरा। मैंने रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठ खड़ी हो गई और दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वह से आवाज़ें मुझे और नज़दीक से सुनाई देने लगी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने के कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती हुई दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। प्रताप यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े संस्कारों वाले थे। फिर यह आवाज़ें, मैं खुद ही से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड से बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और औरतों के साथ नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या है। यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात ऐसे ही जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, अमित ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से।
अभी तभी रो रो कर आंखें सुझा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि अमित बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में ने और रहम दिल बना रहता था, और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करने ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15-16 साल की गांव की लड़की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ नजर पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट कर आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी। सुबह होते ही मैंने अमित को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की हैं, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह से जो जो आ रहा था मैंने सब अमित को कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली में सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें प्रताप की ताकत का अंदाजा नहीं है। प्रताप ऊपर से कब जाता है तुम्हें। मैं अमित की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में सब पहले से ही जानता था, और वह भी मिला हुआ था इन सब में। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देख कर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ प्रताप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसीलिए मैंने बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई और कमरे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया। रात होने को आई तो मैं चुपके से अपने कमरे से निकलकर जेठ जी के कमरे में चली गई। मैं उस कमरे को देखकर हैरान रह गई। उसे एक दुल्हन के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं वहीं छिप गई और रात 10 बजे के बाद जब मेरे जेठ जी कमरे में आया और सामने के सोफे पे बैठ गए, कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेके आया और सामने की टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक सुंदर कम उम्र मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चले गए। प्रताप एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली के बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रताप साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ज़ुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने ज़ुबान चलाने वालों का क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी और यह सब देख न पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद पर काबू किया। वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपनी सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पे लगाया,
उस लड़के की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। प्रताप तुरंत ही वहाँ से पीछे हट गए। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में एक लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि कोई प्रोफेशनल जासूस तो मैं नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छिप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छिप गई। बहुत से नौकर टॉर्च चलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ को चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वहाँ एक घना जंगल था। मैं वहाँ से कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाए रखा। दिल्ली पहुंचते ही मन और अपने पापा दोस्त, जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें एक वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और प्रताप के साथ साथ अमित भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे। इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर लेकर नहीं गए थे। मैंने अब अमित से तलाक ले लिया, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।